फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है भाषा क्लासेज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसमें हमने अध्ययन कर लिया था राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का और अरावली पर्वतीय प्रदेश का। आज हम अध्ययन करेंगे जो राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा इसका विस्तार, विशेषता और इसका वर्गीकरण। इन चार चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने जब पहली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बताया था कि इसकी उत्पत्ति हुई थी जो नियोजोइक महाकल्प में हुई थी या प्लीस्टोसीन महाकल्प में, और इसकी उत्पत्ति हुई थी गंगा यमुना द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन युग या नियोजोइक महाकल्प में यमुना व गंगा द्वारा लाई गई मृदा या जलोढ़ मृदा से। इस जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लेस्टोसीन युग में यमुना व गंगा द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से या हम इसके सकते हैं कि अवसादों से इस जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा हम इसमें देखें इसका विस्तार किस प्रकार से है। इसका विस्तार जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.6% है। और जनसंख्या देखें कि ये जो भौतिक प्रदेश है इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो इसमें जनसंख्या निवास करती है 39%, या कहीं कहीं आपको 40% भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसलिए जनसंख्या अधिक है, इसलिए जो भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसकी क्या है कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है, और इसमें 10 जिले आते हैं। इसका जो विस्तार है वो 10 जिलों में इसका विस्तार है। अब इसकी तीसरी बात करें कि इसकी विशेषता क्या है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी जो विशेषता है या मुख्य जो बात है इसके अंदर वो ये है कि इसमें जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में प्रचुर पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये ऐसे कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का अधिक के क्षेत्र है ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये। अब यहाँ देखिए जो जलोढ़ मृदा है, ये जो जलोढ़ मृदा है यह कृषि के लिए एक उपयोगी, या ऐसे कहेंगे उपयोगी या जो कृषि है, कृषि क्षेत्र में यह बहुत ही उपयोगी मृदा है। कृषि के लिए उपयोगी मृदा, जैसे कह सकते हैं कि उपजाऊ मृदा है। जहां पर कृषि के लिए उपजाऊ मृदा अधिक उपलब्ध होगी वहां पर जो जनसंख्या है वह भी अधिक निवास करेगी, और जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी उस क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है
जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। ये जो बात है ये हो गई इसकी जो विशेषता है, या ऐसे कहेंगे जो जलोढ़ मृदा है इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए कि जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा के जो उपनाम है, जलोढ़ मृदा के जो अन्य नाम है वो क्या कहेंगे। जलोढ़ मृदा है उसके दो नाम है, एक तो है दोमट मिट्टी, दोमट मृदा भी कहते हैं इसको, और एक काप मृदा। दोमट मृदा या काप मृदा ये भी जलोढ़ मृदा के ही नाम है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है एल्फिसोल। एल्फिसोल है ये जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम है। एल्फिसोल जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम है। अब हम देखें कि जो जलोढ़ मृदा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा के जो प्रकार उसमें देखें कि माना ये है कोई नदी आ रही है पहाड़ से, तो ये नदी है, इसके जो तले में जो कंकर युक्त मृदा होगी, कंकर युक्त मृदा, जैसे कंकर युक्त जलोढ़ मृदा, उसको कहेंगे हम भाबर मृदा। इसके बाद जो तली में जो दलदली मृदा होगी, तली में जो दलदली मृदा होगी इसको कहा जाता है तराई। इसके बाद जो हमारे जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है, प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर। प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। यहाँ पर देखिए जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है ये बांगर है, इसका जो विस्तार है वो है चंबल बेसिन में, इसका जो विस्तार है वो चंबल बेसिन में है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसका विस्तार है लूनी बेसिन में। ये जो भाबर और तराई जो मृदा है ये राजस्थान में अल्प मात्रा में पाई जाती है, अल्प मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। और जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है ये बांगर है, नवीन जलोढ़ मृदा या खादर है, ये राजस्थान में अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसे कहें कि इन मात्रा की राजस्थान में बहुलता है। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है इसमें वो ये है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण की हम बात करते हैं कि पूर्वी मैदान है इसका वर्गीकरण कैसा है। वर्गीकरण, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदान प्रदेश है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वो है चंबल बेसिन, जो दूसरा भाग है वो है बनास बाणगंगा बेसिन, और जो तीसरा है वो है माही बेसिन। ये तीन पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक है इसका चंबल बेसिन, ये दूसरा इसका बाणगंगा बेसिन, और तीसरा इसका माही बेसिन। इनमें भी हम पढ़ेंगे जो चंबल बेसिन है इसमें हम बात करेंगे बीहड़ की या बीहड़ का मैदान। चंबल के बेसिन में हम बीहड़ के मैदान की बात करेंगे। बाणगंगा बनास बाणगंगा बेसिन है, इसमें हम बात करेंगे पीडमांट मैदान की, पीडमांट मैदान। दूसरी बात करेंगे खेराड़ प्रदेश की, या इसका जो दूसरा नाम है वो है मालखेराड़। और तीसरी बात करेंगे हम इसमें रोही प्रदेश की, रोही प्रदेश या रोही का प्रदेश। इन 3 की हम इस बनास और बाणगंगा बेसिन में हम बात करेंगे। जो माही बेसिन में इसमें हम बात करेंगे छप्पन के मैदान की, छप्पन का मैदान। दूसरी बात करेंगे इसमें हम कांठल प्रदेश की, कांठल प्रदेश की। और इसमें हम तीसरी बात करेंगे वांगड़ प्रदेश की,
वांगड़ प्रदेश की। तो ये है हमारा वर्गीकरण कि पूरी मैदानी प्रदेश, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो ये इसका वर्गीकरण है चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन। और इनमें भी हम बात करेंगे बिहार के मैदान की, पीडमांड मैदान, खेराड़ प्रदेश है मालखेराड़, रोही का मैदान। और जो माही बेसिन है इसमें हम बात करेंगे छप्पन की मैदान की, काठल प्रदेश की और वांगड़ प्रदेश की। तो हम बात करते हैं बिहार का मैदान की। बिहार का मैदान क्या होता है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में हम जो बात करेंगे वो करेंगे बीहड़ की या बीहड़ का मैदान। अब हम ऐसे कह सकते जो चंबल बेसिन है इसका एक दूसरा नाम है बीहड़ का मैदान। बीहड़ क्या होता है, पहले हम करेंगे बीहड़ की बात की। बीहड़ क्या होता है, तो कोई भी नदी है, जैसे मान लें कि चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी है। चंबल नदी में जब प्रचुर जो पानी है, जो इसकी जो स्थायी क्षेत्र है, ऐसे कहें कि जो इसका मुख्य रूप से जो जिस प्रवाह में बह रही है, इसके जो अतिरिक्त जो जल रहेगा, इसमें आवाज ज्यादा होगी नदी के पानी में, तो ये जल किनारों की तरफ बढ़ेगा। और एक बात ऐसा आएगा कि इसमें पानी की कमी होगी और ये जो पानी है ये वापस नदी क्षेत्र की तरफ आएगा। ये जल है, चंबल नदी का जो जल है अधिक मात्रा में होगा, इसके पानी की आवाज अधिक होगी, तो ये फैलेगा, उसकी जो आसपास का क्षेत्र होगा नदी की, उसके आसपास के क्षेत्र में फैलेगा। और जब इसके आवाज में कमी होगी, जल की आवाज में कमी होगी, तो ये वापस इधर की साइड या नदी की साइड मूव करेगा, चंबल नदी की साइड मूव करेगा। तो यहाँ पर जब जल अब पहले वाली स्थिति की तरफ आता है, तो यहाँ पर ये मिट्टी होती है, यहाँ पर मिट्टी को या किनारे की मिट्टी को अपनी साइड लेके आएगा, किनारे की मिट्टी को अपनी साइड लेके आएगा, तो यहाँ पर नालिकाओं का या नाली का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है अवनालिका, अवनालिका। और ये यहाँ पर मिट्टी का क्षय हो रही है, तो इसलिए इस जो घटना होती है अवनालिकाओं के निर्माण को, इसको कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन हो गया। दूसरी बात देखिए कि जब यहाँ अवनालिका अपर्दन हो जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। ये जो संरचना है इसे कहा जाता है उत्खात, उत्खात स्थलाकृति। ये दूसरा नाम इसका कंदरा युक्त स्थलाकृति या कंदला युक्त क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण, अवनालिका अपर्दन से इस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जो ये क्षेत्र है या उत्खात स्थलाकृति है, इसका जो उच्च भूमि भाग होता है इसको कहा जाता है डांग, और जो निम्न भूभाग होता है या निम्न भूमि होती है इसे कहा जाता है खादर। और जो ये अवनालिका अपर्दन के फलस्वरूप जो उत्खात स्थलाकृति या कंदरायुक्त जो क्षेत्र बना है, यहाँ पर कालांतर में वनों का विकास हो जाता है, वनों का विकास हो जाता है या अधिक संख्या में वनों का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है बीहड़। जिसे क्या कहा जाता है, बीहड़। तो हम बात करें बीहड़ की जो डेफिनेशन उसकी क्या होता है कि चंबल नदी में, चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन से अवनालिका अपर्दन से कंदरायुक्त क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। ये हो गई हमारी जो बीहड़ इसकी डेफिनेशन कि चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन से। हमने पढ़ा कि अवनालिका अपर्दन किस प्रकार होता है, जब जल है वो अपनी
पूर्व या नदी में आता है तो वहां पर मिट्टी को काटता है, तो उससे होता है अवनालिकाओं का निर्माण। उस घटना को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त क्षेत्र या उत्कात स्थलाकृति या उत्कात भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। इसमें दूसरी बात करें हम बीहड़ की, कि बीहड़ का जो क्षेत्र है कितना है, कौन कौन से जिलों में ये फैला हुआ है। तो बीहड़ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2400 वर्ग किलोमीटर। 2400 वर्ग किलोमीटर में बीहड़ का मैदान है ये फैला हुआ है। दूसरी बात करें कि इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है, तो ये जो बीहड़ है इसका विस्तार है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। इन 3 जिलों में इस बीहड़ के मैदान का विस्तार है, विस्तृत क्षेत्र है। जो करौली है, यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी, करौली है इसको कहा जाता है बीहड़ की रानी। बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। और जो धौलपुर है, यहां पर बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार है। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार, बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? धौलपुर क्षेत्र में है। और ये तीनों जो जिले हैं, ये तीनों जिले हैं धौलपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इनको कहा जाता है संयुक्त रूप से डांग या दस्यु प्रदेश। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दस्यु प्रदेश का सही क्रम कौन सा है। दस्यु जो प्रदेश है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो कौन कौन से जिले हैं? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 3 जिले हैं वो दस्यु प्रदेश में आते हैं। इनमें करौली को कहा जाता है बीहड़ की रानी, और जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो कहां पर है इसका? धौलपुर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ये हो गया हमारा चंबल बेसिन या बीहड़ के मैदान के बारे में। अब दूसरा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो दूसरा है हमारा बनास बाणगंगा मैदान। अब हम बात करेंगे बनास बाणगंगा मैदान की, और इसमें भी हम बात करेंगे पीडमांट मैदान या पीडमांट बेसिन की। दूसरा बात करेंगे हम खेराड़ प्रदेश या मालखेराड़ की, और तीसरी बात करेंगे हम रोही मैदान की या रोही का मैदान। इन 3 की हम इसमें बात करेंगे कि बनास बाणगंगा मैदान, इसमें पीडमांट का मैदान क्या होता है, खेराड़ प्रदेश क्या होता है, या मालखेराड़ इसका दूसरा नाम है, और रोही का मैदान क्या होता है। तो हम बात करते हैं पीडमांट मैदान। जो बनास गंगा है, बनास नदी है, बनास जो नदी है इसका जो विस्तार है वो क्या कहा कहते हैं? इसका विस्तार है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर है, यहां पर ही है, चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी। और जहां पर यह चंबल नदी में मिलती है, ये जो बनास गंगा है, सॉरी बनास जो नदी है, इसका नाम है रामेश्वर। तो ये है जो बनास नदी है, इसका विस्तार क्षेत्र। तो हम बात करते हैं पीडमांट मैदान की। पीडमांट का मैदान क्या होता है? तो जो राजसमंद है, राजसमंद की जो देवगढ़ है, देवगढ़ राजसमंद से और भीलवाड़ा के मध्य का
मैं क्या बोल रहा हूं कि देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। ये जो मैदान है देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य जो मैदान है, ये बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है, इसको कहा जाता है पीडमांट का मैदान। ऐसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि पीडमांट के मैदान का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो पीडमांट के विस्तार है वो कौन कौन से, वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन 3 जिलों में इसका ये पीडमांट के मैदान का विस्तार है। अब बात करते हैं हम खैराड़ प्रदेश की, माल खैराड़ की। जो भीलवाड़ा के जहाजपुर से, भीलवाड़ा के जहाजपुर से और सवाई माधोपुर के मध्य का जो बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है, उसे कहा जाता है खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़। माल खैराड़ या खैराड़ प्रदेश का होता है जहाजपुर, भीलवाड़ा से सवाई माधोपुर के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। ये हो गया हमारा जो सेकंड है खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़ की। जो भीलवाड़ा जहाजपुर से सवाई माधोपुर के मध्य जो बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है, उसे कहा जाता है खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़। अब इसमें देखें कि जो माल खैराड़ है, माल खैराड़ खैराड़ प्रदेश में बोली बोली जाती है जिसे कहा जाता है खैराड़ी बोली। माल खैराड़ खैराड़ प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है खैराड़ी बोली। ये जो खैराड़ी बोली है, ये 3 बोलियों का सम्मिश्रण रूप है। वो कौन कौन सी बोली है जिसमें ये खैराड़ी बोली जाती है, तो इसमें आता है एक तो ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ जिसे बोलते हैं। दूसरी आती है मेवाती बोली, और तीसरी आती है इसमें हाड़ौती बोली, हाड़ौती। इन 3 भाषाओं का, इन 3 बोलियों का यह खैराड़ी बोली है। यह सम्मिश्रण है, यह मिश्रित रूप है खैराड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली, मेवाती और हाड़ौती, इन 3 बोलियों का यह मिश्रित रूप है। दूसरा देखिए खैराड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, या कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है। तो खैराड़ी बोली जो बोली जाती है वो बोली जाती है प्रागपुरा, चित्तौड़गढ़ से बूंदी के मध्य। चित्तौड़गढ़ से बूंदी के मध्य है खैराड़ी बोली बोली जाती है। और ये जो खैराड़ी बोली है 3 बोलियों का सम्मिश्रण रूप है, ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। इन 3 बोलियों का यह सम्मिश्रण रूप है। तो तीसरा है जो हमारा दूसरा है खैराड़ प्रदेश माल खैराड़, इसके बारे में हम देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोही का मैदान कि रोही का मैदान क्या होता है। अब हम बात करेंगे रोही के मैदान की। जो हमारी बाणगंगा है, बाणगंगा वो निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ी जयपुर में स्थित बाणगंगा। यह जो बाणगंगा नदी है, यह भरतपुर में यह यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए हम कि रोही का मैदान क्या होता है। रोही का मैदान जो जयपुर से
और भरतपुर के मध्य का जयपुर से भरतपुर के मध्य का जो बाणगंगा व यमुना नदी का दयाब क्षेत्र है, दुआब क्षेत्र, जो जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदी का जो दुआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है रोही का मैदान। ऐसे पूछ ले रोही के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो जयपुर से भरतपुर के मध्य रोही के मैदान का जो विस्तार है वो है। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा, जो हमारा पूरी मैदानी प्रदेश में जो दूसरा था हमारा बनास बाणगंगा मैदान, उसके पीडमांड खैराट प्रदेश और रोही के मैदान के बारे में। अब हम तीसरा जो हमारा माही मैदान है, माही बेसिन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर एक बात और नोट करके लिख लेना कि जो हमारा पीडमांट मैदान था, पीडमांट मैदान हम ऐसे इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। पीडमांट मैदान का संबंध है फर्स्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से, सेकंड अरावली प्रदेश से, अरावली पर्वतीय प्रदेश से, थर्ड हमने पढ़ा है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश से, और जो फोर्थ हम पढ़ेंगे अगली जो आगे वाली कक्षा है उसमें जो हमारा हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पीडमांट मैदान का संबंध किससे है, या जो पीडमांट मैदान है इसका संबंध है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से, अरावली पर्वतीय प्रदेश से, पूर्वी मैदानी प्रदेश या हाड़ौती के पठार से। तो हमने अभी पीडमांट मैदान के बारे में पढ़ा है कि पीडमांट का मैदान का जो संबंध है वो किससे है, पूर्वी मैदानी प्रदेश से है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे आ गए कि पीडमांट मैदान स्थित है, तो जो पीडमांट मैदान स्थित है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लिख लेना कि पीडमांट मैदान का संबंध तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से है और पीडमांट मैदान है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। ये है पीडमांट मैदान के बारे में एक मुख्य बात। अब तो हमारा तीसरा था माही मैदान या माही बेसिन, उसके बारे में पढ़ते हैं। माही बेसिन, माही बेसिन में हम बात करेंगे 56 के मैदान की, काठा प्रदेश की और वागड़ प्रदेश की। इन तीन की हम बात करेंगे माही बेसिन के अंतर्गत। तो माही बेसिन और राजस्थान में ये हमारा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये है बांसवाड़ा। तो अब हम बात करते हैं 56 के मैदान की। ये है हमारी जो नदी है माही नदी। तो माही नदी है, यहाँ पर माही नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है, वहां से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से माही नदी का उद्गम होता है। और जो माही नदी है वो देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ये माही नदी के बारे में एक मुख्य बात है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी का नाम है माही नदी, और जिसका उद्गम है उत्तर प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत।
तो अब हम बात करते हैं 56 के मैदान की। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो 56 ग्रामों या ऐसे कह सकते हैं कि 56 नदी नालों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है 56 का मैदान। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों या नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह, ये जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों या नदी नालों के समूह का कहा जाता है 56 का मैदान कहा जाता है। दूसरी बात करें हम कांठी प्रदेश की, कि कांठी प्रदेश क्या होता है। तो जो ये हमारा प्रतापगढ़ है, तो जो कांठी प्रदेश है वो प्रतापगढ़ का जो तटवर्ती क्षेत्र है माही नदी के किनारे, उसे कहा जाता है प्रतापगढ़ में तटवर्ती इलाके को या तटवर्ती क्षेत्र को कांठी प्रदेश कहा जाता है। माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ जो तटवर्ती इलाका है इसे कहा जाता है काठल प्रदेश। ये हो गया हमारा काठल प्रदेश के बारे में। अब हम बात करते हैं वांगड़ प्रदेश के बारे में, कि वांगड़ प्रदेश क्या होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। यहाँ पर एक बात जो नोट करने लायक है या एग्जाम में जो अच्छी हुई है कि डूंगरपुर में ही एक धाम है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर होता है यहाँ बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर मंदिर। यहाँ पर होता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। और यहाँ पर जो जो नदियां संगम करते हैं वो कौन कौन सी है, वो है जाखम, सोम और एक हमारी माही नदी। जाखम, सोम और माही, इन तीनों नदियों के जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर स्थित है बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर मंदिर। और एक इसमें जो मुख्य बात यह है कि बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारा माही बेसिन के बारे में। माही बेसिन के बारे में हमने पढ़ा कि जो 56 का मैदान क्या होता है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य स्थित 56 ग्रामों या नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। काठल प्रदेश, प्रतापगढ़ में जो माही नदी के तटवर्ती किनारा है, तटवर्ती जो इलाका है उसे कहा जाता है काठल प्रदेश। और डूंगरपुर में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कहा जाता है वागड़ प्रदेश। और जो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मंदिर है वो डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर सोम, जाखम और माही नदी का त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर बेणेश्वर धाम स्थित है। और यहाँ पर यह विश्व का या भारत का एकमात्र ऐसा विस्तार है, यह मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरी मैदान या पूरी मैदानी प्रदेश के बारे में। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो राजस्थान का जो चौथा हमारा भौतिक प्रदेश है, हाड़ौती पठारिया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भाषा क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।